अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ये मुझे नहीं जानते, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और जान की भी परवाह नहीं है। सो आज की मुलाकात का अहवाल आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं, क्या वाकई में वो ऑपोजिशन को कोई सरप्राइज देने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शंस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास तुर्क का पत्ता है, वो मैं लास्ट मोमेंट पर इस्तेमाल करूंगा। सो वो कौन सा तुर्क का पत्ता है। और उसके साथ साथ बात करेंगे ये जो अगर नंबर्स पूरे हैं तो ऑपोजिशन जमातें इस्तीफा देने पर बाजिद क्यों हैं। ऑपोजिशन बार बार ये क्यों डिमांड कर रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफा दें अगर तो उनके नंबर्स पूरे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी परेशान दिखाई दिए क्योंकि फ़ौज के खिलाफ जिस वक्त सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है उस एस्पेक्ट से, तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमती टीम की MQM और तरीन ग्रुप से जो मुलाकातें हो रही हैं उस हवाले से। हुकूमत ने अभी तक इत्तेहादियों से राब्ते रखे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून ने अपने जो लॉन्ग मार्च की डेट तब्दील की है, ये इसका क्या असर हो सकता है और ऑपोजिशन इस वक्त अपना जो लॉन्ग मार्च की डेट है उसको क्यों तब्दील कर रही है। और इस वक्त जो चौधरी निसार साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात का जो बातें चल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, 50 साल की पुरानी हमारी दोस्ती है। सो इस वक्त चौधरी निसार साहब क्या सोच रहे हैं उस प्रोग्राम में बात करेंगे शहबाज शरीफ का केस किन वजूहात की बिना पर आगे नहीं बढ़ रहा, उन पर जिस वक्त करप्शन के मुख्तलिफ केसेज हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे जो बार बार हम कुछ दिनों से नाम सुन रहे हैं मकदूस चपरासी का, ये आखिर कैरेक्टर मकसूद चपरासी का ये कैरेक्टर कौन है, ये आखिर है कौन, और वीडियो लिंक पर किससे बात करते हुए और वो क्यों रो पड़े, उस हवाले से भी स्टोरी आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार सिद्दीक और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में सहाफ़ी तजज़ियाकार असदुल्ला खान साहब भी। बहुत शुक्रिया असद, आपने प्रोग्राम में आज हमें टाइम दिया है। सिद्दीक, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगी। सबसे पहले जानना चाहूँगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंडली क्या आज की मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास तुर्क का पत्ता है, तो वो क्या तुर्क का पत्ता है। पहले तुम्हारी मैं आपको ये बता दूं कि हमारी 8 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद जमा हो रही थी उसी वक्त हम इमरान खान साहब के पास बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। अगर मैं 8 मार्च की मुलाकात को और आज की मुलाकात को कंपेयर करूं तो इमरान खान साहब उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, कम अज़ कम अवामी हलकों के अंदर मीडिया की हद तक बहुत मजबूत, यानी ज़ाहिर है वो एक अपोजिशन दावेत ज़रूर कर रही थी लेकिन बहुत मजबूत नज़र आते थे और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, इमरान खान घर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको आज से कंपेयर करें तो आज उस तासुर को बहुत तक़वियत मिल चुकी है और परसेप्शन की हद तक इमरान खान बहुत कमज़ोर विकेट के ऊपर हैं, क्योंकि इत्तेहादी आपके सामने जो कर रहे हैं, अपने बंदे नाराज सामने आ चुके हैं। उस वक्त तक तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊं तो इमरान खान उससे बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे। और ये सवाल भी हुआ कि खान साहब आप क्यों इतने पुरएतमाद हैं। मीडिया, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होने से पहले तक जो बाहर एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक तो आप घर जा चुके हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आखिर कोई तो ऐसी चीज़ मेरे पास है जिस वजह से मैं जो है वो इतने इत्मीनान के साथ बैठा हूँ और एतमाद के साथ बैठा हूँ। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या थे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को इस बात पर वो कन्विंस हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसकी वजह बैरूनी कुव्वतें हैं, कोई करार है। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि क्योंकि इससे पहले जो दो हुक्मरान थे, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, वो पपेट थे, वो कठपुतलियाँ थे, उनको कंट्रोल करना आसान था। वो ये समझते हैं कि मैं एक आज़ाद क्योंकि एक हुक्मरान हूँ, मेरे बाहर पैसे नहीं पड़े हुए, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मेरे बाहर वाले पैसे जब्त हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर आया हूँ और बैरूनी कुव्वतें ये नहीं चाहती और इसलिए वो पाकिस्तान में ये सब कुछ करवा रही हैं। दूसरा, उनको यह है कि इस सब के बावजूद वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीतेंगे। तीसरा, उन्होंने ये जो बार बार कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड है, तो वो कहते हैं कि जो टीमें होती हैं जब वो खेल रही होती हैं प्रेशर में तो एक टीमें गलतियां कर बैठती हैं और जो ज़्यादा गलतियां करती है वो हार जाती है। वो कहते हैं कि अपोजिशन ने प्रेशर में आके गलती है कि उन्होंने अपने तमाम कार्ड शो करा दिए। वो कहते हैं मैंने अपना कोई कार्ड शो नहीं कराया, एक कार्ड की उन्होंने हल्की सी झलक दिखाई जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया कि ये भी देखिएगा या ये भी देखना होगा कि जिस दिन अदम एतमाद होती है उस दिन अपोजिशन के कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये भी वो एक तासुर दे रहे हैं कि शायद इनके अपने लोग जो हैं वो लापता हों, मिसिंग हों, ना आए, इनका साथ ना दें। साथ ही वो ये समझते हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि अवाम में वो इमरान खान समझते हैं कि उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, इसलिए इत्तेहादी। हम बार बार ये बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि अगर अपने नंबर्स पूरे होते भी हैं
ऑपोजिशन के, लेकिन फिर भी अगर इत्तेहादियों ने साथ ना दिया तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कामयाब ही होंगे। तो यहाँ पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इत्तेहादी कहाँ पर हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, अगर तो अपोजिशन के अपने नंबर पूरे होते हैं और अपोजिशन जो है वो इत्तेहादी भी साथ है, फिर तो गेम बिल्कुल ही ख़त्म है ना, फिर तो कोई और वजह है ही नहीं। हाँ, अगर इत्तेहादी नहीं जाते इमरान खान के साथ, फिर तो गेम ज़ाहिर है मुश्किल होगी, क्योंकि इमरान खान के अपने बंदे अगर वोट नहीं डाल सकते, उनको नहीं डालने दिया जाता, उनको पहले मैनेज कर लिया जाता है, तो और फिर भी ये जो 10-12 लोग गए हैं हुकूमत के नाराज़ होकर, अगर ये उधर जाते हैं तो फिर भी 2-3-4 लोग अपोजिशन के तोड़ने पड़ेंगे, इसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर 161 हैं, अपोजिशन के 161-162 हैं और उन्होंने पूरे करने हैं 172, तो 10-12 लोग तो पीटीआई के हैं नाराज, तो वो बंदे उनके पास पूरे होते हैं, लेकिन इधर भी इनको 2-3 लोग इनके तोड़ने पड़ेंगे। इत्तेहादी नूस नहीं कर रहे। इमरान खान समझते हैं कि इत्तेहादियों के ऊपर बड़ा दबाव है अवाम का, अवाम के अंदर जो इमरान खान की समझते हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो इक़्तिदार से अगर निकाल दिए गए तो घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं अवाम तैयार है और फिर आप देखेंगे कि कैसा तूफान आएगा, सब हैरान रह जाएंगे, अवाम क्योंकि तैयार बैठी है। साथ ही वो अपने लोगों जो उनके गए हैं वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उल्टे भी हो जाएं तो कोई नहीं मानेगा कि ये लोग नजरिए की वजह से आसिफ अली जरदारी के साथ गए हैं, उनको खरीदा गया है, सबको ये बात पता है। 27 मार्च के जलसे के हवाले से वो कहते हैं कि उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी और आंखें खोल देगा सबकी वो कि कितना बड़ा जलसा होगा। तो ये उनसे ये भी पूछा गया, कोई ऑडियो वीडियो भी है आपके पास, तो उन्होंने कहा ये काम मरियम नवाज करती हैं, उन तक रहने दें। चौधरी निसार के हवाले से उन्होंने कहा कि चौधरी निसार जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है कुछ रोज़ पहले, फैसला चौधरी निसार में करना है। पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इसमें मसाइल होते हैं, सदारती निज़ाम में ये मसाइल नहीं होते। और फ़ौज के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन नहीं होनी चाहिए। इससे उन्होंने कहा हमारा जो दुश्मन है भारत, वो इसका फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है, और अगर पाकिस्तान की फ़ौज खुदा न खास्ता ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए होते। और उन मुल्कों का हाल देखें जहाँ पे फ़ौज कमज़ोर है। इन तमाम बातों पर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में की, उन पर वन बाय वन ही बात करेंगे। लेकिन मैं सद आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन को सरप्राइज़ देंगे, मेरे पास तुर्ब का पत्ता है, मैं अगर घर भी चला गया तो मैं आखिरी गेंद तक अपनी जंग लड़ूंगा? तो ये इतना कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है? देखिए, 2-3 वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के एतमाद की। एक तो पहले ये वैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि वो पुरएतमाद हैं या सिर्फ दिख रहे हैं। हाँ। तो जो हमारी मुलाकात हुई थी, जिसका भी सदीक जान हवाला भी दे रहे थे कुछ दिन पहले, और आज तो मैं मुलाकात में खैर शामिल नहीं था, लेकिन उस मुलाकात में इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि क्या वो सिर्फ दिखने की कोशिश कर रहे हैं या पुरएतमाद हैं। क्या गुस्सा भी हो सकता है? जितने पुरएतमाद हैं उससे नहीं लगता कि वो अदाकारी कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो वाकई पुरएतमाद हैं। या तो फिर वाकई वो बहुत बड़े अदाकार हैं, या फिर अंदर से वाकई वो पुरएतमाद है और मुतमईन है कि चीज़ें उनके हाथ में जा रही हैं। मेरा ख्याल है उनके पुरएतमाद होने की का अगर हम टेबल पे बैठ के काउंट करने की कोशिश करें या ढूंढने की कोशिश करें क्या वजह हो सकती है, तो एक ही वजह हमें समझ आती है कि उनके पास नंबर पूरे होंगे। और नंबर अगर उनके लोग छोड़ के जा चुके हैं तो नंबर तभी पूरे हो सकते हैं कि ऑपोजिशन के कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हों। और अगर वाकई ऑपोजिशन के कुछ लोग उनसे राब्ते में हैं तो ये खान साहब खुद नहीं कर सकते इस स्टेज पर। और अगर वो खुद नहीं कर रहे और कोई उनके लिए कर रहा है तो फिर पूरा एतमाद क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये रीजन हो सकती है। दूसरा ये है, खान साहब के पूरा एतमाद होने की एक वजह और भी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि वो समझते हैं कि वो हो सकता है वो समझते हों कि वो विन विन सिचुएशन में आ रहे हैं। यानी अगर उनको इक़्तिदार से निकाल भी दिया गया तो वो बेहतर पिच के ऊपर आ जाएंगे, और वो उस पिच के ऊपर आ जाएंगे जिसके वो एक्सपर्ट हैं, जिस पिच पर वो बहुत बड़े छक्के मार सकते हैं। ये पिच है ऑपोजिशन की पिच, या जिस पर वो बड़े बड़े जलसे करते हैं, जिसमें उनको मजा आता है, जिसके वो बड़े प्लेयर माने जाते हैं। यानी अभी उन्होंने कुछ जलसे किए भी हैं, फिर वो 27 के हवाले से कह रहे हैं एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने जहन बना लिया हो कि मेरे लिए एक मतलब एक्सेप्ट करने के बाद वो समझ रहे कि मैं एक और बेहतर पोजीशन में आ रहा हूं और मैं इनको चलने नहीं दूंगा, मैं इनको काम नहीं करने दूंगा। और वैसे भी अगर आप देखिए ना कि ऑपोजिशन की एक हुकूमत बनने जा रही है तो जाहिर है उसका भी वो नक्शा ज़हन में सोचते होंगे कि भाई ये वज़ीर आज़म बन रहे हैं शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना अगर बन जाते हैं नवीद कमर मिसाल के तौर पे, तो अब बजट जो है वो नवीद कमर सिंध की तरफ जारी करेंगे, इधर से शहबाज शरीफ। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसका चलना आसान नहीं है, जिसमें सब एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं और वो मिलकर हुकूमत कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के पूरा एतमाद होने की वजूहात जो हमें बाहर नजर आती हैं वो तो यही है, या फिर उनको लगता है कि जो इत्तेहादी अभी तक वेट एंड सी की पोजीशन में हैं उनके साथ मामला तय कर लिए जाएंगे। और जाहिर है वो इमरान खान साहब ने खुद नहीं कर रहे हैं, वो जहां से होने
वो रहमान फारिस हमारे दोस्त हैं, उनका शेर है कि मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। तो किसी आंख का इशारा जब होगा, लेकिन ऑपोजिशन स्टेज पे कह रही है कि सब कुछ तो न्यूट्रल है, तो फिर ये न्यूट्रल है और फिर इशारे भी मिल रहे हैं। देखें, ऑपोजिशन की बात इतनी आसानी से मानी नहीं जा सकती। न्यूट्रलिटी जो है, ये पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो न्यूट्रलिटी का इम्कान नज़र नहीं आता, ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में जो जितने भी कुव्वतें हैं या मुक़्तदरा है, वो न्यूट्रल रह नहीं सकती। मतलब मुझे ये बात हज़म नहीं होती, मेरे पास खबर नहीं है कि न्यूट्रल है या नहीं है, ये मेरे पास खबर नहीं है। लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में या अपने मुताले और मुशाहिदे की रोशनी में, जो हम पिछले 50 साल से पाकिस्तान की सियासत को पढ़ रहे हैं, या चलें आप 70 साल कह लीजिए, उससे पीछे भी चले जाइए, तो उसमें ये मुमकिन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं, आलमी हालात हैं, यहाँ के मामलात हैं, तो न्यूट्रलिटी मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती है। अगर तो मुझे पता नहीं। असद साहब, एक सवाल मैं आपसे कर लूँ कि ये बताएं कि आज से एक माह पहले, यानी आज 23 मार्च है, 23 फरवरी को अगर आप देखें और आज 23 मार्च है, इस एक माह में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आप कहाँ पे देखते हैं? आप ज़ाहिर है प्रोग्राम भी करते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी पब्लिक पल्स को आप देख रहे होते हैं, आप आवाम में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, आप आउटडोर शोज़ भी बहुत करते हैं, तो आपको एक माह में इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होती हुई नज़र आई है या ज़्यादा? और दूसरा यह है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार से निकाल दिए जाते हैं और वो सड़कों पर आते हैं, तो क्या उनको अवामी हमायत हासिल हो सकेगी? देखिए सिद्दीक, बड़ा वैलिड क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इसको इस तरह से एनालाइज करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर इमरान खान साहब से महंगाई और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 50% लोग नाराज़ थे, उनके अपने लोगों में से। देखिए, एक तो वो लोग हैं ना जो जिनको हम कहते हैं कि जी स्विंग वोट है, यानी हवा का रुख देखते हैं और वोट करते हैं। एक तो वो बड़ा तबका है। फिर दूसरा खुद इमरान खान साहब के लोग हैं। अगर फर्ज कीजिए महंगाई और दूसरी वजूहात के बिना पर 50% लोग जो हैं वो इमरान खान से नाराज थे, तो उसमें से कोई 50% या 25 या 40% लोग जो हैं, उनमें से वो वापस इमरान खान साहब ने गेन किए हैं। जितने लोग नाराज थे उसमें से आधे या आधे से थोड़े कम जो हैं वो वापस आते हुए नजर आए हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि इमरान खान ने जिन मौज़ूआत को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया पिछले कुछ अरसे में, उसमें फॉरेन पॉलिसी है, आलमी हालात हैं, एग्जैक्टली ये तमाम चीजें हैं। फिर ऑपोजिशन के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में क्या करप्शन का खात्मा चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते। ऐसा लग रहा था कि ये बयानिया उनका पिट गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी पिटा नहीं है, ये बयानिया अभी बाकी है। और इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो तो चाहते हैं कि एहतसाब करें, लेकिन बहुत सारी चीजें रुकावट हैं उनके एहतसाब के रास्ते में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि खान करना तो चाहता है, लेकिन खान के सिस्टम ने हाथ बांध रखे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सिद्दीक जान साहब, जो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग जो नाराज हो गए थे इस मौके पर आकर, जैसे होता है ना कि मेरे अपने भाई से लड़ाई हो जाए, लेकिन जब मैं देखूं कि मेरे भाई से वो बाहर वाला लड़ गया, तो अपने भाई के साथ जाकर खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं कि अच्छा नहीं, मेरी इसके साथ तो लड़ाई है, जो है नाराजगी है, लेकिन तुम कौन होते हो उसको कुछ कहने वाले। तो कुछ लोग वापस आए हैं और वो महंगाई की बात नहीं कर रहे। अगरचे ये एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर एक बार बार बात करके इमरान खान ने महंगाई के अलावा दूसरे मौजूदात को भी इंपॉर्टेंस दिलाई है उनके ज़हनों में, और वो उसकी तरफ भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वक्त जो ऑपोजिशन बात कर रही है कि उनके नंबर पूरे हैं, ऑपोजिशन कहती है कि हम पर एतमाद इत्तेहादी भी हमारे साथ है, तो ऑपोजिशन किस एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफा मांग रही है? सिद्दीक, क्यों मांग रही है? क्योंकि उनको तो पता है उनके नंबर्स पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद वो कामयाब हो जाएंगे, वज़ीर आज़म में से चले जाएंगे। सो इस वक्त इस्तीफा मांगने का क्या पर्पस है? बिलावल भुट्टो भी आज काफ़ी अग्रेसिव नजर आए, फिर से डिमांड की। देखें, एक तो यह है कि आज मैं सुन रहा था बिलावल साहब जो है वो अंपायर की उंगली का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा नाजुक इस वक्त उनके लिए टाइम है, तो अंपायर की उंगली के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर दूसरी तकरीर की हद तक कर रहे हैं तो फिर करते रहें, लेकिन अगर वाकई कोई उनका इरादा है तो ना करें ऐसा काम। दूसरी जहाँ तक बात है कि ये अपोजिशन क्यों इस्तीफा मांग रही है, ज़ाहिर है अपोजिशन का ये काम है, वो कह रहे हैं इमरान खान को, वो तासुर दे रहे हैं कि आपको हम गिरा रहे हैं, बेहतर यह है कि आप पहले खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिस पे आज इमरान खान ने कहा, जब मैंने उनसे इमरान खान से सवाल किया, और असद भाई आपकी तवज्जो इस पर चाहूँगा, क्योंकि आज एक खबर आई और वो खबर ये थी कि अंसार अब्बासी साहब की कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन और हुकूमत को कहा है कि दोनों एक एक कदम पीछे हटें, बैठें, बात करें, और उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन अनाउंस कर दें और अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले। तो मैंने इमरान खान साहब से पहले तो ये कहा, मैंने कहा खान साहब बात यह है, इस वक्त असल मसला चल क्या रहा है ये कोई नहीं जानता, आप जानते हैं, कुछ और किरदार जानते हैं, अब हमें इंतजार करना पड़ेगा 2-4 साल, कोई रिटायर होकर बुक लिखेगा, कोई सिस्टम से बाहर आके बुक लिखेगा, कोई इंटरव्यू देगा तो पता चलेगा असल में मसला क्या चल रहा था। तो इस खबर के ऊपर मैंने उनका मौक़िफ़ जाना और साथ ही मैंने उनसे पूछा कि 27 को क्या
इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं, बड़ी स्पेकुलेशंस हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो ये समझता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा वो मुझे जानता ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन के साथ बैठ जाऊं, इन मुजरमों के साथ बैठ जाऊं, ये मेरी तोहीन है। उन्होंने कहा मैंने इनको एनआरओ देना होता तो मैं कब का दे चुका होता। उन्होंने बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा इनको एनआरओ देने से मैं मुल्क, कौम और अल्लाह ताला के साथ गद्दारी करूंगा। मेरी हुकूमत तो क्या मेरी जान चली जाए, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा के गलत किया, लेकिन उससे बड़ा गलत काम यह किया कि इनको एनआरओ दे दिया और आज तक पाकिस्तानी कौम उसका बोझ उठा के फिर रही है और उसकी कीमत अदा कर रही है। तो इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है कि इस जो ऑफर है जो कि आज खबर के जरिए सामने आई उसको भी रद्द कर दिया है। लेकिन सिद्दीक, आप क्या समझते हैं जो वजीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, एक रिजिडनेस नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है इस वक्त? क्या यही वक्त की जरूरत है या मिल बैठकर चीजों को हल कर लेना चाहिए? देखिए, अब टाइम नहीं है उनके साथ बैठने का। अब तो वाज़ेह तौर पर यही होगा कि सरेंडर कर दिया है और यही इमरान खान कह रहे हैं। और एक तरफ मिल बैठने से अगर पीस हो रहा है और एक तरफ अगर मिल बैठ रहे हैं आप, तो उससे क्योस हो सकता है कंट्री में। तो व्हाट्स बेटर फॉर द कंट्री, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। उनके साथ बैठ के अगर इमरान खान अपनी हुकूमत बचा भी लेते हैं तो इमरान खान अवाम में हार जाएंगे, अवाम की अदालत में हार जाएंगे। और इनके साथ लड़कर इमरान खान इक़्तिदार से बाहर भी आ जाते हैं, हुकूमती सतह पे वो पार्लियामेंट के अंदर हार कर भी जीत जाएंगे, क्योंकि उनका तो नैरेटिव यही है कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जंग और लड़ाई शुरू होने से पहले मैं सरेंडर कर दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात आपको कुछ चीज़ें मुल्क के लिए भी करनी पड़ती हैं और ताकि मुल्क में इंतशार ना फैले। इस पे ब्रेक के बाद असद से भी कमेंट लूंगी और बात करेंगे। नाज़रीन, जो इस वक्त हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मिल रही है और इस वक्त जो चौधरी निसार साहब से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा, और कुछ स्पेकुलेशन ये भी है कि चौधरी निसार साहब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। सो ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पहले कुछ टाइम हमें देखा इत्तेहादी और हुकूमत की आपस में मुलाकातें हो रही थी, फिर इत्तेहादियों की और अपोजिशन की मुलाकातें हो रही थी, लेकिन बीच में मुलाकातों का सिलसिला हुकूमत का और इत्तेहादियों का कहीं रुक सा गया था। लेकिन 6 रोज़ के बाद ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। असद, आपकी तरफ आऊँगी। क्या आपको लगता है जो मुलाकातों का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कोई यकीन दहानी हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, इसीलिए वो आज इतने पुरएतमाद भी नजर आए हैं और ये इत्तेहादी वापस आ सकते हैं, ये उनको यकीन है? देखिए, मेरे ख्याल में ये रस्मी मुलाकातें हो रही हैं ताकि कल को अगर इत्तेहादी वापस आ जाएं तो ये ना कहा जाए कि मुलाकातें तो हुई थी, इनको मनाने की तो कोशिश ही नहीं की गई थी और ये वापस कैसे आ गए, तो इस पर कोई हैरत का इजहार ना करे। वरना इमरान खान साहब के पास देने के लिए इत्तेहादियों को है कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम को क्या दे सकते हैं उनके कि जी शहरी सिंध में तरक्की नहीं हुई, काम नहीं हुए, यहाँ पर जो है वो पैसा खर्च नहीं किया गया या हमारे मसाइल हल नहीं हुए, तो ये तो इमरान खान उनको 10 दिन में नहीं दे सकते, 5 दिन में नहीं दे सकते। काफ लीग को वज़ीर आला अगर बनाना है तो वो इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है, ये वो कर नहीं सकते। तो इत्तेहादियों को अगर वापस आना है तो वो इमरान खान साहब या हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में वापस नहीं आना। बल्कि मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान फ़र्ज़ कीजिए ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, जो कि हो रहा है, और उस पर इत्तफाक हो जाता है, उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, उस पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और अगले दिन मामला कहीं और तय हो जाते हैं इमरान खान साहब के, तो एक इशारा होगा, ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई अहमियत रहेगी जो एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ की होगी, ना उस ड्राफ्ट की अहमियत रहेगी जो साइन हुआ होगा, और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये इशारा तो उसी सूरत में मिल सकता है सर जब आपको ये लगे कि जो इत्तेहादियों के मुतालबात हैं वो पूरे कर रही हो हुकूमत, तो ये इशारा मिल सकता है या? हाँ, नहीं, देखिए, इससे पहले कई मरतबा, मतलब 6-7 मरतबा तो मुझे याद है कि काफ लीग नाराज हुई है और कई मरतबा एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात करने पड़े हैं। तो क्या उनको दिया गया कि वो वापस आए? चले चौधरी ब्रादरान के साथ तो हुआ ना, आपने उनकी मर्जी का अफसर लगा दिया, उनकी मर्जी के जो है वो ज़िले में इंतजामिया उनकी मर्जी के लगा दी, या कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन एमक्यूएम के जो मुतालबात थे वो क्या पूरे हो गए? जहाँ ठीक है जी सिंध में काम किया जाएगा, और उनके मुतालबात ऐसा वो टेंजिबल भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों की कोई अहमियत अब बाकी बची है। या तो अब देखिए, कुछ दिन पहले पंजाब की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत जो टॉप की 2-3 अहम ओहदे होते हैं उनमें से एक से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें अफसोस, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस इस बात का अपनी पार्टी पर कि मामलात यहाँ तक पहुँचने नहीं चाहिए थे। सियासी लोग सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करते हैं और ये पहले ही हल हो जाने चाहिए थे। जब इशारे मिल रहे थे कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लोग नाराज़ हो सकते हैं, इत्तेहादी नाराज़ हो सकते हैं, तो ये पहले मामला हल हो जाने चाहिए थे। भाई अगर करना था तो ये पहले हो चुका होता।
और अब अगर ड्राफ्ट एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तैयार कर रही है तो उस ड्राफ्ट को क्या देकर रोक सकती है? पीपल्स पार्टी तो चले उनको सीटें दे सकती है वहां से, और उनकी जो है वो एडजस्टमेंट उनके साथ कर सकती है, ये पीटीआई उनके साथ क्या करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुलाकातें चलें ऑप्टिक्स के लिए ठीक हैं और करनी चाहिए, इसकी एक सियासी अहमियत इस लिहाज से जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन मुज़ाकरात के या मुलाकातों के नतीजे में कोई रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट अगर निकलना है तो वो किसी और तरह से निकलना है। ठीक है, और एक तरफ इत्तेहादियों का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन चौधरी निसार साहब का भी मामला एकदम से, चूंकि वो एक्टिव हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार का रोज़ा भी वो खोलने जा रहे हैं। सो सिद्दीक, आपको क्या लगता है, चौधरी निसार साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या उनका रुख कहीं और है इस वक्त? देखिए, चौधरी निसार साहब के हवाले से आज इमरान खान साहब ने यह कहा है कि उनकी मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले है। तो चौधरी निसार साहब से इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी रब्ता कर रही है, रजू कर रही है, वो भी कोशिश कर रही है, क्योंकि मसला क्या है, चौधरी निसार की लड़ाई क्या थी मुस्लिम लीग नून के साथ, उनको उनके बयानिए से मसला था। वो उनको कहते थे कि आप इदारों के ऊपर जो हमले करते हैं ये ना करें, इदारों के खिलाफ जो साजिश करते हैं मत करें, जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं ये मत करें, इदारों पे इल्ज़ामात मत लगाएं, भारत से कुर्बत मत अपनाएं, पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को फ़ोन ना किया करें। ये उनकी लड़ाई थी, क्योंकि उनके बारे में यही था कि वो इदारों के बहुत करीब हैं, इदारों के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। अब अगर नून लीग की जिन चीज़ों से चौधरी निसार साहब को एतराज़ था, उनका वो कुफारा अदा करना चाहते हैं, उनसे वो तौबा तैब हो गए हैं और वो दोबारा पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खुमीर था, तो अगर वहीं पे दोबारा वो जाके लेटना चाहते हैं तो अब तो चौधरी निसार और वो एक पेज पर आ गए मुस्लिम लीग नून। तो अब चौधरी निसार के लिए वो भी मसला नहीं है। फिर चौधरी निसार के एक और था कि मरियम की सरबराही में काम नहीं करूंगा, मरियम को लीडर नहीं मानूंगा। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं ना, तो शहबाज शरीफ से उनकी बहुत दोस्ती है, तो अब इधर उनकी इमरान खान से भी बहुत दोस्ती है, शहबाज शरीफ से भी बहुत दोस्ती है, और इस वक्त बयानिए दोनों के एक हो गए, इमरान खान का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी। आपको नहीं लगता कि अगर तहरीक इंसाफ का हिस्सा चौधरी निसार साहब ने बनना था तो 4 साल पिछले पूरे गुजरे, 3-3.5 साल, उसमें बन जाते? देखिए, चौधरी निसार साहब के एटीट्यूड का बहुत मसला है, उनका एक मिजाज इस तरह का है, वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो अपनी ज़ात के अंदर एक अपने आप को पूरा एक इमरान खान जितना नहीं तो इमरान खान के थोड़ा सा नीचे का लीडर, नहीं उससे बड़ा समझते हैं। अच्छा, उससे बड़ा समझते हैं, सॉरी, ये बात ठीक है। मैं तो चाह रहा था कि चलें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं उनको देना चाह रहा था, लेकिन असद भाई ने ठीक है, तो असद भाई भी थोड़ा सा ऐड करें कि इनको क्या लगता है कि ये तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार आ सकते हैं या नहीं आ सकते? नहीं, ये फैसला तो चौधरी निसार ने खुद नहीं करना। मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, कुछ अहम सियासी किरदार हैं जिनको मैं समझता हूँ कि अगले सेटअप में उनकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब बड़े इंपॉर्टेंट है जैसे कि, और चौधरी निसार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों उस सूरत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब अगले सिस्टम में सेटअप में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन लोगों अगली हुकूमत इमरान खान साहब दोबारा उसकी तरफ जाते हैं, अभी सर्वाइव करते हैं और फिर वो कंटिन्यू करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो उसमें फिर कई ऐसे इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है चीज़ें आसान नहीं हैं। तो इमरान खान साहब को अगर दोबारा से हुकूमत बनानी है, आगे चलना है, अपना कॉन्टीन्यूटी अगर उसमें लेकर आनी है, तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार और जहांगीर तरीन और कुछ और लोगों का और कुछ इंडिविजुअल्स का किरदार इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन चौधरी निसार अभी आपने सवाल किया था कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्यों फैसला नहीं किया, इसलिए कि 4 साल उनके मुताबिक उनके शायान शान कोई चीज नहीं थी। अच्छा, तो अब उनके शायान शान अगर कोई चीज उनको ऑफर होती है तो वो आएंगे, वगैरह ना वो नहीं आएंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि उनको किसी एक जमात में जाना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा वो सीट भी नहीं निकाल सकते ना अपनी। नहीं निकाली थी। और दूसरा मसला क्या है, इत्तेहादी हो, चौधरी निसार हो या मैं हूँ, हमारा एक मसला है, हम ना पीर प्रस्त लोग हैं, हम पीरों को मानने वाले हैं। तो अब अगर मैं इस चैनल से मुझे 3 गुना ज्यादा भी कहीं पे तनख्वाह मिलेगी, लेकिन मेरे पीर कहेंगे कि तुमने इसी तनख्वाह पे यहाँ काम करना है, तो मैं यही काम करूंगा, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला ये चैनल। तो इनका मसला यह है कि इनके जो पीर हैं, इनको पीर जहाँ कहेंगे कि आप इधर चले जाएं, इत्तेहादियों को भी पीर कहेंगे तो वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे, पीर कहेंगे कि इसी तनख्वाह पे इधर काम करो तो वो आके इमरान खान के कदम छुएंगे, माफी मांगेंगे और इधर बैठ जाएंगे। तो ये पीर प्रस्त लोगों का ये मसला होता है। अपने पीरों से राब्ता कर लेना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब यही तो कहते हैं कि जिन्होंने इनको भेजा है वही इनको वापस लाएं। तो ये मसला होता है पीर प्रस्त लोगों का, पीरों को मानने वालों का, दरबारों पे आने जाने वालों का, कि उनकी अपनी बात हो सकता है अभी तक उन्हें यही कहा गया हो कि अभी आप इंतजार करें, आपके लिए कोई अच्छी चीज आएगी तो फिर आप इसीलिए कह रहे हैं एक सरप्राइज दूंगा ऑपोजिशन को, मे बी। अच्छा, एक और मामला है कि इस वक्त जो तरीन ग्रुप है वो भी काफी चूंकि रेलिवेंट हुआ हुआ है और हुकूमती वफ्द भी उनसे मुलाकातें कर रहा है। सो सिद्दीक, आप क्या समझते हैं, अभी तक हुकूमत तरीन ग्रुप से किस एस्पेक्ट से राब्ता कर रही है, वो उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? देखें, तरीन ग्रुप के भी वही मसला है, तरीन ग्रुप भी ऐसे नहीं जाएगा कहीं पे,
ठीक है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना वो इतने को सादा नहीं है। इस वक्त जो है ना वो एक नई अलाइनमेंट हो रही है, नई सफबंदियाँ हो रही हैं और वो नया सेटअप जिसकी आप बात करते थे, नए सेटअप की भी बात करता था। वो तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर उसके बाद मुझे करीब करीब इलेक्शन नज़र नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जितना माहौल ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ तो तसादुम हो जाएगा, यहाँ तो खुदा न खास्ता लाशें गिरेंगी, यहाँ पे तो खून होगा। तो इसलिए इस माहौल में तो इलेक्शन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता जितनी इस वक्त तलखी पे ऊपर पाकिस्तानी सियासत पहुँच गई है। तो तरीन ग्रुप ने भी फैसला खुद नहीं करना, तरीन ग्रुप ने भी आंख का इशारा देखना है और जहाँ उनको आंख का इशारा आएगा वो उधर जाएंगे। इस वक्त सबका यही मसला है, किसी का कोई अपने पाँव पर नहीं खड़ा हुआ। वैसे एक और भी इसमें एक पहलू भी जहन में रहे कि जहांगीर तरीन साहब की जो ताहयात नाहली है वो तभी ख़त्म होनी है जब नवाज शरीफ की ख़त्म होनी है, और नवाज शरीफ की जो नाहली ख़त्म होनी है वो उस सूरत में होनी है जब शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत बनाएंगे और आकर कानून साजी करेंगे, और कानून साजी करके नवाज शरीफ की ताहयात नाहली ख़त्म करेंगे, और जब वो ख़त्म करेंगे तो फिर जहांगीर तरीन की भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को भी जहन में रखें कि नून लीग का हुकूमत बनाना किसी हद तक जहांगीर तरीन साहब को फिलहाल सूट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस बुनियाद पर अपना सियासी फैसला करेंगे। नून लीग को भी सूट करे तरीन साहब को उनके साथ होना, नून लीग को तो हर शख्स का साथ होना सूट कर रहा है, इमरान खान का भी साथ होना सूट करेगा। नहीं मैं तरीन के इसलिए, मैं तरीन ग्रुप की इसलिए बात करी क्योंकि वो उनको फायदा दे सकते हैं सामने अगर वो आते हैं तो। जी, जहांगीर तरीन साहब तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम एक और मामला डिस्कस शहबाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से कि उनके केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो उन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ का FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस किन वजूहात की बिना पर अभी तक रुका हुआ है? असद, आपकी तरफ आऊंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तमाम केसेस इस वक्त कंक्लूड होने जा रहे हैं और कोई ना कोई रिजल्ट भी इनका निकलने लगा है। सो अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है अभी के बाद ये किस तरह से सूट कर रहा होगा शहबाज शरीफ साहब को? लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि सवाल तो वही है जो मारिया ने किया है, लेकिन असदुल्ला खान साहब लाहौर में इस केस को खुद जाके कवर करते हैं, कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, तो इसलिए आज इस्लामाबाद में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं पहले भी प्रोग्राम लेने की, तो हमने कहा कि आज जरिए से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इमरान खान साहब हर मुलाकात में, हर तकरीर में मकसूद चपरासी का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो हमने कहा ये भी ज़रा पूछ लें कि ये केस क्या है, मकसूद चपरासी कौन है और ये चक्कर क्या है। सही है, बहुत शुक्रिया। देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में के केसेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, और हमारी जो भी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी अब ये केसेस जो हैं वो कंक्लूड होने की स्टेज पर आ गए हैं, इसलिए इनको बड़ी टेंशन हो रही है। ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, वो इस पर कोशिश भी करते हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है। केस अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। आपको याद होगा 2 महीने पहले खबर आई थी कि जी 10 तारीख को शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। लेकिन फ़र्द जुर्म अभी भी आयद होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम में इस तरह की खराबियाँ हैं कि वकला के पास दसियों तरीके हैं कि वो फ़र्द जुर्म को टाल दें। जैसे आपने राना सनाउल्लाह साहब को देखें, राना सनाउल्लाह साहब को पिछले 2.5 साल में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब शहबाज शरीफ साहब का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें जो है वो 14 लो इनकम मुलाजमीन पे के 28 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसमें से मकसूद चपरासी भी एक है जिसमें 375 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। अब मैं इसमें मामला ये है कि जैसे मैंने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में मौजूद होते हैं। अब इसमें 2-4 दरखास्तें आई हुई हैं बरियत की, उसमें से एक अभी जो है वो सिर्फ सेटल हुई है, फैसला आया है। 4 दरखास्तें ज़मीनी दरखास्तें आई हैं। एक उसमें से जी बरियत की दरखास्त, एक CFO उस्मान है, उन्होंने कहा जी मुझे तो बरी कर दे, मेरा तो बनता नहीं है। दूसरे एक और कोई एक्यूज्ड है, उनकी तरफ से दरखास्त आ गई, उन्होंने कहा जी मैं तो अदालत का दायरा कार चैलेंज करता हूँ। 2 दरखास्तें FIA ने डाल दी। एक उन्होंने डाल दी कि रोजाना की बुनियाद पर करें, चलें वो तो समझ आती है, लेकिन एक और दरखास्त डाल दी कि उन्होंने जी शहबाज शरीफ साहब ने पिछली समात पे जो यहाँ पर खड़े होकर 15 मिनट अदालत के ज़ाया की अपनी तारीफों में, उस पर इन पर तौहीन अदालत आयद की जाए। अब पिछली समात पर भी जज साहब ने पूछा था कि क्या FIA को कंटिन्यू करना चाहती है, उन्होंने कहा जी हाँ हम इस पर दलाइल देना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि FIA जो है वो खुद क्यों डिले पे जा रही है, इस तरह की फजूल एप्लीकेशंस डाल के जी इन पर तौहीन अदालत लगाएं। भाई अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है, आप सीधा उस केस के ऊपर आए, उसको कंक्लूड कराएं। ये तो खुद मुल्ज़मान की कोशिश होती है कि डिले किया जाए, ये प्रोसिक्यूशन की तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी आजम तारड़ साहब की एंट्री हुई, जी वक्त चाहिए, आजम तारड़ साहब आ रहे हैं, अगली समात में आएंगे, आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने चूंकि अब करना है तो मैं तैयारी कर लूँ, तो अगली समात में आऊँगा, अगली समात में आए ही नहीं। गिज कहाँ गए जी, वो इस्लामाबाद चले गए हैं।
तो सूरत हाल यह है कि ये केस अभी कहीं पर भी नहीं खड़ा हुआ। उसकी वजह है कि फर्द जुर्म आयद नहीं, फर्द जुर्म आयद होगी, फिर 110 गवाहों को सुना जाएगा, वो गवाह सुने जाएंगे तो ट्रायल शुरू होगा, तो फिर कहीं जाकर होगा। अब ये जो सवाल था मकसूद चपड़ासी वाला, अगर आपके वक्त है तो मैं ये आखिर है कौन सा? हाँ, ये जाहिर है ये उन मुलाजमीन में से एक मुलाजिम है जिसके अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, और इसको उस वक्त जब ये पता चला कि इस पर तहकीकात शुरू हुई हैं तो ये उन लोगों में से है जिसको फौरी तौर पर यहाँ से फरार करा दिया गया था। और ये साहब जो हैं वो दुबई में होते हैं और यहाँ पाकिस्तान नहीं आ सकते। इनकी फैमिली जो है, इनकी अहलिया मेरी इतलात के मुताबिक उनको जिन्होंने भिजवाया है वही उनको टिकट देते हैं, जाओ अपने शौहर से मिल आओ। वो 20-25 दिन वहाँ गुजार कर आ जाती हैं, फिर 6 महीने के बाद चली जाती हैं। और इसी दौरान में उसके घर के जो हालात तो उसको आ रही है वो जो उसकी सैलरी थी, लेकिन बड़ी कसम पुर्सी के हालात में ये रह रहे हैं। एक किराए का घर है, भाई का भी 3-4 दिन पहले इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, तो ये बेचारा जो है वो मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए उसको जब जनाजे से पहले दिखाया गया तो वो धाड़े मार मार के रोता रहा कि मैं आ नहीं सकता। कुछ अर्सा पहले उसके बच्चों के रिश्ते तय हुए हैं, उसमें भी ये बड़ा गमगीन था, रो रहा था कि जी मैं इस मौके पर भी अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो इसके बारे में जनरली जो लोगों की राय है वो ये है कि ये जाहिर है जैसे बाकी मुलाजमीन थे, अभी उसमें से एक का इंतकाल भी हो गया, जो दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें वो 20,000 रुपए के मुलाजिम है, उनसे कहा गया कि जी आप ये पैसे दे दें, अकाउंट खुलवा लें। तो ये इस लिहाज से तो शरीके जुर्म रहे कि उनको पता था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसके बेनिफिशरीज नहीं थे, इनको तो अपनी वही तनख्वाह मिलती थी। तो मलिक मकसूद भी उन्हीं में से एक है जो आज भी उसी शायद वही तनख्वाह मिलती होगी जो 20-25 हज़ार रुपए उसकी तनख्वाह थी। लेकिन बहरहाल उसको एक सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है कि वो एक सिंबल है मनी लॉन्ड्रिंग के किरदारों में से एक वो है कि जिसके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। लेकिन ये जो केस है अभी तक एक ऐसे सिचुएशन में है जो 2 साल पहले केस शुरू हुआ था, उसमें कोई 10 गवाह रिकॉर्ड हो गए हैं, इसमें भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, मेरा ख्याल है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। इसीलिए जो शहबाज शरीफ साइड जो है सारी, इसलिए वो डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करी हुई। हुकूमत को तो खुद नहीं पता इस वक्त। अब आप देखिए ना, फर्ज कीजिए कि हुकूमत आ जाती है, अभी ये जो नई एक खिचड़ी बन रही है, अभी एक ऐसी एक मिक्स हुकूमत आ जाती है जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो आप उसके बाद प्रोसिक्यूशन की चाल ढाल, अभी वैसे खैर ढीली है वो, लेकिन फिर आप देखिएगा प्रोसिक्यूशन की चाल ढाल बदल जाएगी, ऐसा ऐसा बरियतें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने एक साफ पानी कंपनी का केस देखा जिसमें एक ज़िमनी रेफरेंस आया था, उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, चालान नहीं हुआ, 39 में से एक भी गवाह नहीं हुआ और उसमें तमाम मुल्ज़मान बरी हो गए। तो इस तरह की बरियतें जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें फिर देखने में आ सकती हैं, और आप फिर जब हम 2-4 साल के बाद बैठे होंगे हम कहेंगे कि देखिए मेरे पर कितने केसेस बनाए गए सियासी इंतकाम के लिए, एक भी साबित नहीं हो सका। तो लास्ट मिनट है सिद्दीक, ये जो 4 साल हम एहतसाब का नारा सुनते रहे, ये महज नारा ही था, हुआ कुछ नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के अदालतें मातहत नहीं हैं, नैब उनके मातहत नहीं है, मसाइल बहुत हैं, वाइट कलर क्राइम को साबित करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है जहाँ पे मुल्ज़िमों को, मुजरिमों को फ़ायदा होता है। अब देखें, एक मुजरिम जो है सज़ा मुजरिम, वो कैसे पाकिस्तान से बाहर चला गया और वहाँ बैठ के पाकिस्तान के निज़ाम को मजाक उड़ा रहा है और साजिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के निज़ाम का अलमिया है कि यहाँ पे ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। वकील डेरिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं, और बदकिस्मती से हमारी अदालतें तारीख पे तारीख देती रहती हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा निज़ाम में एहतसाब का हम नहीं सोच सकते। टाइम ख़त्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया असद, आज आपने प्रोग्राम को टाइम ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।